प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अकाउंटेंट के लिए एक थ्योरी की क्लास है वो लेंगे। पहले आपके लिए इसलिए लिख दिया कि आपका समय बच जाए और मेरा भी बच जाए। अब देखो, हमने जनरल प्रविष्टियों की बातचीत पहले की, लेखांकन के जो शब्द हैं उनके बारे में बातचीत की। प्रविष्टियां करने के बाद क्या स्थिति आती है? सबसे पहले जब हम प्रविष्टियां करते हैं तो प्रारंभिक लेखा किया जाता है। प्रारंभिक लेखे में क्या होता है? प्रारंभिक लेखे में सबसे पहले कोई भी जो व्यवहार हुआ है उसकी पहचान करनी जरूरी है कि यह व्यवहार किस प्रकृति का है। तत्पश्चात उसको लिखना, यदि वो मौद्रिक है तभी लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। पहचान हो गई, इसके बाद हम प्रविष्टि करते हैं। प्रविष्टि यानी जनरल एंट्री। तो ये तो आपके आगे इसमें सहायक भैया भी इसी में आती है। अब देखिए, इसके बाद करना पड़ता है हमको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसमें हम खाता बही बनाते हैं, खाता बही, लेजर। लेजर बनाने के पश्चात ये जितनी प्रविष्टियां हमने की वो सारे खाते खुल गए। इसके बाद हम तलपट बनाते हैं और तलपट के बाद में आते हैं आपके अंतिम खाते। वर्गीकरण आ गया, खाता बही। सारांश के लिए हम बनाएंगे तलपट। जितने खाते हमने खोले वे सारे के सारे हमें तलपट में लिखने होंगे। कईयों का नाम शेष है और कईयों का जमा शेष है, तो नाम और जमा सबका लिखना पड़ेगा। इसके बाद में जो अंतिम खाते हैं, उन अंतिम खातों में देखिए, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट और तीसरी होती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट किसी वस्तु के उत्पाद तक का जो खर्चा है वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वस्तु के उत्पादन के पश्चात उसको बेचने का, वितरण का, विक्रय का जो खर्चा है और जो इनकम है वो P&L अकाउंट में। और बैलेंस शीट में व्यवसाय की संपत्तियां और दायित्व आती है। एक समीकरण हमने पढ़ी, A बराबर L+C, अर्थात जितनी संपत्तियां हैं वो व्यवसाय के दो दायित्व में बांटे गए, एक C और दूसरा L। L फॉर लायबिलिटीज, अर्थात बाहरी लोगों का जो दायित्व है व्यवसाय पे। दूसरा कैपिटल, पूंजी, यानी ये आंतरिक है। आंतरिक क्यों है? क्योंकि पूंजी लाया कौन? व्यवसाय का मालिक लाया, व्यवसाय का स्वामी लाया। ये तो इसकी अवस्थाओं की बात। अब इसके बाद में आती है जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो अवधारणा या परंपराओं में से पूछे जाते हैं। ये चीज है क्या, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हीं अवधारणा या परंपराओं के आधार पर ही सारे लेखांकन के कार्य किए जाते हैं। देखिए, पहले भी 2013 में जो अकाउंटेंट की भर्ती हुई उसमें एक प्रश्न आया था, निम्न में से लेखांकन परंपरा है। तो एक तो इसमें से दे दी गई और बाकी तीन इसमें से दे दी गई। उत्तर इनमें से होना था। सबसे पहले अवधारणा है पृथक अस्तित्व अवधारणा, पहली। अब पृथक अस्तित्व अवधारणा है क्या? पृथक अस्तित्व अवधारणा का तात्पर्य ये है कि हमने सबसे पहले पढ़ा प्रविष्टि करते समय कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के लिए रुपए लाया। जैसे राम ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो जो 2 लाख रुपए वो लाया वो रुपए किसके हैं? राम के, व्यवसाय के नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि व्यवसाय और स्वामी दोनों अलग अलग मानना है हमें हमेशा, क्योंकि ये राम यदि ये पैसे इसको न देकर के बैंक में देता या अन्य किसी तीसरे आदमी को देता तो वहां से उसको कुछ ना कुछ मिलता। अवसर लागत होती है ये व्यवसाय की। तो ये जो 2 लाख रुपए इसने दिए, ये व्यवसाय से ब्याज भी चाहेगा। यदि दूसरी जगह देता तो वहां से ब्याज मिलता। अब ये ब्याज इसको यहां ब्याज नहीं ले सकता, लाभ के रूप में ये राशि वसूल करनी चाहेगा। इसलिए व्यवसाय और उसका जो स्वामी है उसका अस्तित्व हमेशा अलग अलग मानना है। हम ये मान करके चलेंगे। ये व्यवसाय की पहली अवधारणा है।
इसी के आधार पर जब वो पूंजी लाता है ना तो उसको ब्याज मिलता है। और यदि वो आहरण करता है, हमने पहले पढ़ा आहरण का तात्पर्य व्यवसाय में जो माल या रुपए है वो यदि स्वामी निकाल लेता है तो उसको हम आहरण ड्राइंग कहते हैं। इस पर ब्याज लेता है व्यवसाय, इसको देना पड़ेगा। दूसरी अवधारणा मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा का तात्पर्य क्या है कि व्यवसाय में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं हो, भले वो कितनी भी महत्वपूर्ण हो। अब एक व्यवसाय है, बिको मालिक है, मालिक का संबंध बहुत बड़े लोग से होगा, या भी में एक मैनेजर की नियुक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात है मैनेजर की नियुक्ति करनी। यदि गलत मैनेजर नियुक्त कर दियो तो व्यवसाय गर्त में जा सके और बड़ी अभी ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सके। लेकिन ये मैनेजर की नियुक्ति या अच्छे कर्मचारी होना ये भले ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते। ये एक गुण है, अच्छा है बुरा है। अब गुणों को हम मुद्रा में नहीं माप सकते, इसलिए इनका लेखांकन नहीं होगा। एक व्यवसायिक ने बहुत सारी चीज उसके जमीन है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो 10 कंप्यूटर है कोई मतलब नहीं, 5 बीघा भूमि है या इतना मीटर कपड़ो है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। मतलब आए रुपया में कितना है। यदि 10 कंप्यूटर है तो 10 गुना एक कंप्यूटर का 20,000 रुपया से गुणा करो, 2 लाख रुपया की भी संपत्ति है। आप बता सकते, क्योंकि आप मुद्रा में मापी गई है, इको लेखो होना चाहिए। केवल बी चीज को लेखो सी जिको मुद्रा में मापी जा सके। 3 नंबर निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा की है व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। अब यदि कंपनी पड़ी हो तो कंपनी में एक शब्द आवे, या नहीं पड़ी हो तो व्यवसाय के बारे में बात आज सुनी जरूर होगी कि जहां टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में आज तक मालिक बदलता गया होगा, लेकिन कंपनी आज तक चालू है ना। किसको कंपनी से स्थापना करी? टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में। आज 2023 साल रही है, अत्ता साल के दौरान का मालिक बदलिया भी है, खत्म भी हो जाओ, और भी का मैनेजर भी बदले। जमशेदजी टाटा से शुरू हुई। निरंतरता की अवधारणा की एक कि व्यवसाय निरंतर चलते रहे, मेंबर में कम, मेंबर में गो आउट बट कंपनी लिव लॉन्ग। सदस्य आते रहेंगे, सदस्य जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। ये बात कंपनी के संबंध में। तो ये व्यवसाय के संबंध में भी होती है कि व्यवसाय के निरंतर चलता रहेगा, भले कोई भी परिवर्तन आए लेकिन व्यवसाय चलता रहेगा। अब इस आधार पर प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है निरंतरता की अवधारणा के आधार पर स्थायी संपत्तियां होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर और भी बहुत सारी। इनको जब एक बिल्डिंग जब हम खरीदेंगे तो इसकी जो लागत आएगी वो लाखों रुपए में, या और ज्यादा बड़ी होगी तो करोड़ों रुपए में आएगी। जबकि हम ये जानते हैं कि यदि हम किराए पे लें तो ये कम आएगी। फर्नीचर यदि हम खरीदते हैं तो लाखों रुपए का होगा, किराए पर लेते हैं तो कम होगा। तो फिर हम किराए पर क्यों नहीं लेते? लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, इस कारण से हम इनको खरीदते हैं, न कि किराए पर लेते हैं। अगली है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय यानी डबल एंट्री, जो हम सिस्टम बात कर रहे हैं। एक बीआर के लिए एक सीआर बिल्कुल उपलब्ध होगा, जरूरी है। एक नाम और दूसरा जमा। इसके बाद आती है आपकी लागत अवधारणा। लागत अवधारणा का तात्पर्य क्या है कि जब हम कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं या वस्तु खरीदते हैं तो उसको खरीदने में हमारी लागत कितनी आई। यहां देखो 2 बात है। पहली बात, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक शब्द होता है पूंजीगत
व्यय और आय दोनों होती है, और दूसरी आयगत, ये भी आय और व्यय दोनों होते हैं। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय क्या है? व्यवसाय के ऐसे व्यय, कोई भी हम खर्चा करते हैं ना, उसका लाभ हमें जरूर मिलता है। हम कोई भी खर्चा करें तो उसका लाभ हमें जरूर मिलता है। अब पूंजीगत व्यय के हैं कि ऐसा व्यय जिनका को लाभ अपने 1 साल से ज्यादा वर्ष तक मिलता रहे, या अपने घर में भी आप अब मान लो खाना पर खर्चों में कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो भी को लाभ अपने 1 साल के, वो तो बहुत छोटी चीज होगी, ये वास्ते अपन 1 दिन या 2 दिन में प्राप्त हो गया। या कपड़ा पले 1 साल 2 साल होगी, आएगा तो वो। लेकिन आप घर में फ्रिज ले आ, कूलर ले आ, टीवी ले आ, एसी ले आ, बाको लाभ अपने आगामी 10 साल तक मिलो। नियमों का कि यदि लाभ 10 साल तक मिल रही है तो खर्चों इन्हें 1 साल में क्यों डिवाइड करो? इस साल आप खाता बनाया 2023 में और आप 50,000 रुपए का एसी का दिखा दिया, जबकि वो एसी 10 साल चाल थी, तो 50,000 रुपया बांटो 10 साल में, यानी इस साल खर्चों की तो दिखाओ 5,000, ये एसी से लाभ भी तो मिल रहे। तो बात आए कि ऐसे वे जिन व्ययों का लाभ हमें 1 वर्ष से ज्यादा वर्ष तक मिलता है वो पूंजीगत व्यय होते हैं, और दूसरी ऐसे व्यय जिनका लाभ हमें 1 साल के भीतर प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने मजदूरी चुकाई, अब मजदूरी चुकाई तो इस साल की तो चुकाई आपने, भले 1 लाख रुपए चुकाई, लेकिन अगले साल थोड़ी काम करेंगे वो मजदूर इसी रुपए में, इसलिए ये आयगत व्यय कहलाते हैं। ये बात होगी आयगत और पूंजीगत व्यय की। अब लागत अवधारणा क्या है? लागत अवधारणा कहती है कि जब हम कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदते हैं, मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी और इस मशीन की कीमत थी 2 लाख रुपए। अब मशीन उड़ करके तो आवेगा नहीं, अपन पर खर्चों भी करना पड़सी, 10,000 रुपया अपन पर मजदूरी लगाई, 5,000 रुपये की स्थापना पर व्यय किया। अब देखो 2 बातें होगी, पहली ओ खर्चो अपन लंबे समय तक लाभ देसी, दूसरी ओ खर्चो अपनो शॉर्ट टर्म को है, एक बार चुका दियो तो और ज्यादा बार लाभ थोड़ी देसी। ओ आयगत है और ओ पूंजीगत है, दोनों एक जगह लिख देवा या अलग अलग लिखा, आ समस्या आपने उत्पन्न होगी। अब लागत अवधारणा आ बोले कि कोई भी यदि आप मशीन खरीदा तो भी मशीन की खरीद पर जितना रुपया लग गया वह भी मशीन की लागत में शामिल है। जी आप बाजार से घर एक चीनी को कट्टो ले, तो चीनी को कट्टो 40 रुपया किलो के हिसाब से 2,000 रुपया लग गया 50 किलो का। अब आप 100 रुपया भी पर मान लो रेडी बढ़ चुका है 100 रुपया, तो 4100 रुपया हो गया भाई, 2,000 प्लस 100 2100 रुपए। अब 2100 रुपया 50 किलो का लग गया, 1 किलो का रुपया जैसे अब आ थोड़ी कैसे आ गया 2,000 रुपया बटा 50 रेडी बढ़ो शामिल है। तात्पर्य वो है कि मजदूरी और स्थापना वे भले ही आयगत वे, लेकिन मशीन खरीदी तो ये लागत में शामिल हो सी, लागत अवधारणा आ गई। यानी खर्चा जगह है वह टोटल जोड़ करके मशीन की कॉस्ट आ सी और वो पूंजीगत वे अपना हो गया। अब आगे आगम अवधारणा। आगम अवधारणा कह रही है कि व्यवसाय की जो आगम है, जो आय है, उस आय को आय तभी मान लिया जाना चाहिए जबकि वो देय हो चुकी होगी दूसरे के द्वारा, यानी जब हमारा इसका प्राप्त करने का समय आ गया हो। आप ऐसे समझें कि जैसे हमें ब्याज मिलना है किसी चीज पर जनवरी में, उसके बाद मार्च में, उसके बाद में जुलाई में, फिर 3-3 महीने जैसी भी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं उससे। जनवरी के हमें मिल चुके, मार्च में हमारे खाते बंद हो जाते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये वित्तीय वर्ष की अवधि होती है।
आगे आपकी आ जाएगी लेखा अवधि समीकरण में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेखांकन अवधि होती है। तो जनवरी में ब्याज देय हो गया, हमें प्राप्त हो चुका, कोई बात नहीं। मार्च में जो ब्याज देय हुआ, अब वो ब्याज तो या किराया है, वो हमें मान लीजिए किराया है तो 1 मार्च को जो किराया देय हुआ वो हमें 1 अप्रैल को मिलेगा। मार्च का किराया तो अगले महीने में ही मिलेगा ना, 1 तारीख को, मार्च का महीना पूरा होगा जब। उससे पहले हम खाते बना दिए हमने 31 मार्च, अब लास्ट दिन तो एंट्री करेंगे नहीं, तो इसलिए 1 मार्च को, जो मार्च का महीना है, उसमें हम इस आगम को प्राप्ति मान लेंगे और इसके आधार पर ही लेखांकन करेंगे। ये आगम या आय की अवधारणा। आय व्यय मिलान की अवधारणा। अब आय व्यय मिलान की अवधारणा ये कहती है, इसी के आधार पर है कि जो खर्चा हमने इस साल किया है वो खर्चा इस वर्ष के आयों से मिलान होना चाहिए। ₹10,000 मजदूरी चुकाई, तो ये मजदूरी किस पेटे चुकाई, किसके लिए चुकाई है? हमने इसी साल कोई ना कोई काम करवाया मजदूरों से, उसके लिए चुकवाई, तो वो इनकम प्राप्त हो चुकी जो काम हमने किया। अब मान लीजिए कि हम ₹50,000 में एक मशीन खरीदते हैं, इस मशीन का लाभ हमें 10 साल तक मिलेगा। तो यदि हम इसको इसी साल दर्शा देते हैं, ये ठीक लागत वाली जैसी है, तो ये गलत है, 1 साल में खर्चा नहीं दिखाना चाहिए। इसको डिवाइड करें, ₹5,000, ₹5,000 प्रत्येक साल अपलिखित करने चाहिए, यानी ये मशीन 5-5 हजार रुपए का लाभ हमें प्रत्येक वर्ष दे रही है। इसके बाद उपार्जन अवधारणा। जैसे हमने आगम अवधारणा पढ़ी, ठीक वैसे ही उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या कहती है कि जो आय और व्यय हैं वे जब हमें देय हो चुके, हम उसी समय उनको उपार्जित मानेंगे। जैसे हमने माल बेचा, अब नगद बेचा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तारीख को हमने नगद बेचा, मान लीजिए 13 तारीख को हमने नगद बेचा, तो 10,000 रुपए का माल नगद बेचा, तो 13 तारीख को ही हमें 10,000 रुपए प्राप्त हो चुके, उपार्जित हो चुके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम इसको उधार बेचते हैं, उस स्थिति में ये रुपए बाद में आएंगे, लेकिन हम इसको इनकम मान करके और उसी दिन प्रविष्टि कर देंगे। ये उपार्जन अवधारणा कहती है। इसके बाद ऐसे ही वे भी यदि है, यदि कोई खर्चा है, वे है, तो वो इसी आधार पर तय होगा। जिस तारीख को हमने देय हो चुका, मान लीजिए ब्याज देना है या किराया देना है या मजदूरी चुकानी है, हमने नहीं चुकाई तो कोई बात नहीं, जब भी हम चुकाएंगे वो तब लिखेंगे, लेकिन हम आज भी लिखेंगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें लिखते हैं टू वेजेज। अब इस साल की 2,000 रुपए प्रतिमाह मजदूरी चुकाते हैं, मान लीजिए, तो 12 महीने की होती है 24,000। हम P&L में बाहर लिखते हैं 24,000, चुकाया हमने मान लीजिए 18,000, नगद जो चुका दिया अभी तक 18,000, P&L में बाहर तो 24,000 ही आएंगे, लेकिन अगर जो नगद चुकाया है केवल वो आएगा। तो इसलिए हम समायोजन करते हैं इसी के आधार पर। एड आउटस्टैंडिंग यानी बकाया आउटस्टैंडिंग वेजेज, अब कितनी रहेगी? 6,000। तो ये प्रकटीकरण भी हो गया कि 6,000 रुपये बकाया है, लेकिन उपार्जन के आधार पर यह भी दिखा दिया गया कि ये 6,000 रुपये बकाया है, टोटल 24,000 रुपये होंगे। अब लेखा अवधि अवधारणा। लेखा अवधि अवधारणा क्या कहती है, जो अभी हमने पहले लिखी थी कि व्यवसाय में लेखांकन एक निश्चित अवधि के दौरान होने चाहिए, ताकि एक निश्चित अवधि होनी चाहिए ताकि उसका लाभ हानि का हमें पता चल सके। और वो अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो हम मानते हैं।
इस अवधि के दौरान ही सारे व्यय और आयों का लेखांकन होना चाहिए। अब आगे आपकी चिट्ठा समीकरण है। चिट्ठा समीकरण है, ये भी हमने पहले लिखी थी अभी, A बराबर L प्लस सी। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत और बताना चाहेंगे, बाद में बताऊंगा। पहले ये परंपराएं पूरी कर देंगे और उसके बाद ये समीकरण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका भी एक प्रश्न आता है। A बराबर L प्लस सी, यानी व्यवसाय की जितनी संपत्तियां हैं वो दायित्व के बराबर होती है हमेशा। अब दायित्व दो प्रकार के हैं। दायित्व क्या है? एक कैपिटल जो व्यवसाय का स्वामी लाया यानी आंतरिक, और दूसरा है एल लायबिलिटीज, ये है बाह्य। असेट्स संपत्तियां, एल लायबिलिटीज दायित्व, और सी कैपिटल पूंजी। अब आती है आपकी देखो परंपराएं। प्रश्न यही आता है, यदि ये पूछते हैं कि अवधारणा निम्न में से अवधारणा है, तो 3 या 2 ये दे देंगे, एक इनमें से कोई नहीं। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है आपका, एक लास्ट ऑप्शन ई और आ रहा है कि जो हम प्रश्न छोड़ना चाहते हैं, तो ये ई को गोला करना है हमें, लास्ट वाले को। यानी इसको हमने अटेम्प्ट नहीं किया। वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, सारता की, पूर्ण प्रकटीकरण और रूढ़िवादिता और क्षमता। वस्तुनिष्ठता क्या कहती है? वस्तुनिष्ठ का मतलब व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं हम? लेखाकार की, यानी जो लेखांकन का कार्य कर रहा है उसकी बात हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। हम तो हो या नहीं हो अलग बात है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि लेखाकार को किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित का तात्पर्य है कि जो हम व्यवसाय चला रहे हैं, इस व्यवसाय में आपने एमएलए साहब आ गया और कोई बड़ो डील कर दिया, माल खरीदो या माल बेचो, दोनों स्थिति में अपन प्रमाणक की जरूरत होवे, जिसे बाकी लोगों से अपन लेवा। तो अब भला ही बहुत बड़ा आदमी होगा, सिटी का पहला आदमी है भाई, लेकिन हम इनसे प्रमाणक जरूर लेंगे, बीजक जिसको हम कहते हैं, लेंगे या देंगे जो भी है, जैसा भी हम व्यवहार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं ठीक वैसा ही व्यवहार इनके साथ करना है, न कि इनसे प्रभावित होकर के व्यवसाय का हमें लेन देन करना है। दूसरा, सारता की अवधारणा, परंपरा। सारता की परंपरा क्या कहती है हमें? कि व्यवसाय में महत्वपूर्ण जो चीजें होती है, जो बड़ी चीजें हैं, केवल उन पे ही ध्यान देना चाहिए, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब सारता ये देखिए परिस्थिति के अनुसार होती है, प्रत्येक व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर 100, 150, 200 रुपए का होगा, लेकिन ये हमें लाभ कितना देगा? 2 साल 3 साल तो देगा, 4 साल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब यदि हम इसको 5 साल चलेगा, तो अभी हमने जो पहले बात की थी कि 1 साल से ज्यादा वर्ष तक जो लाभ देता है उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो इसको पूंजीगत व्यय मान करके इस 200 रुपए को हम 5 साल में डिवाइड कर दें, 40 रुपए प्रत्येक साल इसको लिखते जाएं। ये गलत स्थिति है, ये रकम बहुत छोटी है व्यवसाय के हिसाब से, इसलिए इसको 1 वर्ष में ही अपलिखित कर देना चाहिए हमें, इस खर्चे को 1 साल ही दिखा देना चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा यही कहती है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन हुए हैं उनको पूर्ण रूप से प्रकट करना जरूरी है। जो हमारे बाह्य लोग हैं वो उनके सामने जो तथ्य है वो पूरे प्रकट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में विवाद चल रहा हो, तो उसको हम फुटनोट के रूप में इसी के आधार पर दिखाते हैं। फुटनोट, पाद टिप्पणी जिसको हम कहते हैं, चिट्ठे के नीचे सारे खाते बंद करने के पश्चात दिखाते हैं। रूढ़िवादिता, ये बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता की परंपरा जो है उसके आधार पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का हम लेखा भी करते हैं। अब देखो क्या है प्रश्न क्या है? रूढ़िवादिता के आधार पर
स्टॉक का मूल्यांकन, लागत या बाजार मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो उस पे किया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। दूसरी, जो इंश्योरेंस है उसको हम चिट्ठे में दर्शाते हैं, तो दर्शाने में दो चीजें हैं उसकी, एक तो वो जो हमने आज तक उस पर भुगतान कर दिया, दूसरी स्थिति उसकी सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य, तो समर्पण मूल्य पर ही दर्शाते हैं। हमेशा समर्पण मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए साझेदारों के या व्यवसाय के जो बीमा ली गई है। अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन करना चाहिए। अमूर्त संपत्तियों का जो अपलेखन करते हैं, रिटर्न ऑफ, वो इसी परंपरा के आधार पर करते हैं। ये सब रूढ़िवादिता के आधार पर चल रही है। अमूर्त संपत्तियां, इंटेंगिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि, ये अमूर्त संपत्तियां, यानी हम इनको देख नहीं सकते हैं, व्यवसाय की संपत्तियां होती है, इनका अपलेखन करना जरूरी होता है और इसी परंपरा के आधार पर किया जाता है। एक आध यदि कोई और होगी तो देखी जाएगी, शायद मेरे ख्याल से नहीं बची होगी, देख लेते हैं। हाँ, दो चीज और है। डूबत व संदिग्ध ऋणों पर बट्टा का आयोजन, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं हम, और एक चीज और बचती है आपकी प्रोविजन प्लस स्थायी किस्त विधि के आधार पर। डेप्रिसिएशन की दो विधियां हैं डेप की, एक है स्थायी किस्त पद्धति और दूसरी है क्रमागत ह्रास पद्धति। डेप्रिसिएशन की जो विधि है वो हम ये अपनाते हैं स्थायी किस्त की अपेक्षा। स्थायी किस्त पद्धति जो है वो इस प्रकार मानी जाती है, इसमें जैसे 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रत्येक वर्ष हम 10,000 रुपये ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष, ये जितने साल मशीन चलेगी उतने साल। क्रमागत ह्रास विधि में क्या होता है, साल दर साल, ये मान लीजिए 10,000 है, फिर 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, 0, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जैसे जैसे ये मशीन के प्रयोग के वर्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके ह्रास कम होते जाएंगे। एक यहां से शायद मिट गई होगी, पूर्ण प्रकटीकरण, सारता, वस्तुनिष्ठता, रूढ़िवादिता, समरूपता है। समरूपता का तात्पर्य है कि व्यवसाय में जो लेखांकन की प्रणाली है वो समरूप होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जो बाह्य लोग हैं उनको तुलना करने में कठिनाई न हो। जैसे मान लीजिए हमने पहले साल स्थायी किस्त पद्धति अपना ली, अगले साल हमने क्रमागत राशि विधि अपना ली, तो ये गलत है। यदि ये ऐसा होता है, मान लीजिए पहली बात तो हमें ये है कि ऐसा करना ही नहीं होता, और फिर भी यदि ऐसा होता है कि हम यदि पद्धति चेंज कर देते हैं तो इसका निश्चित तौर पर उल्लेख होना चाहिए। अब देखो, इसकी ये परंपरा याद करने की एक आपकी ट्रिक हो गई है। वसा पुरुष की परंपरा, वस्तुनिष्ठता, सारता, पूर्ण प्रकटीकरण, रूढ़िवादिता और समरूपता, सह, लास्ट जो सह है वो सह सड़क मान लीजिए आप, वसा पुरुष की परंपरा। तो ये इतना ही आज हम करेंगे इस क्लास में। धन्यवाद।